हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये जो एलिफेंट बना है उसके पीछे ब्रिटिश इंडिया बना हुआ है। मतलब ब्रिटिश इंडिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया सब मिला करके बांग्लादेश। ये जो आप पीछे फ़ोटो देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील थी और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये सील हुआ करती थी। और ये जो उसके पीछे की बैकग्राउंड की फ़ोटो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओरिजिनल लुक है, सेंट्रल हॉल। अब जब भी आप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मीटिंग या कोई कार्यक्रम देखें सेंट्रल हॉल में, तो इसको आप पहचानिएगा कि यही वो हॉल है जो कि पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल कहलाता है। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही डिस्कशन रूम था। तो इस सील को भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसको हमें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो कि हमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत काम आता है। साथ ही साथ जो MPPSC में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और सारी चीज़ें इनको देखते हुए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। तो हम आगे चलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चैप्टर की तरफ। फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट विद अ very important chapter of Indian Constitution, actually modern Indian Constitution, Constituent Assembly of India. We have divided it into many parts, many sections. First section is background. Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India. Constituent Assembly was unicameral house. Earlier it is known as Imperial Legislative Council, and later, means now, it is known as Parliament of India. Constituent Assembly was served as the nation's first parliament. Parliamentary session, मतलब we can say that it is a nation's first parliament. सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया सबसे पहले M.N. रॉय ने 1934 में प्रपोज किया था। लेटर एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपनी ऑफिशियल डिमांड में शामिल कर लिया। C. Rajagopalachari also demanded for constituent assembly on the basis of adult franchise in 1939 and which is accepted in 1940. उन्होंने कहा था जो लोग वयस्क हों उनके वोट के आधार पर हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। On 8th of August 1940, the then Viceroy Linlithgow in August offer proposed the Constituent Assembly of India by their own. मतलब they proposed the Indian Constitution and said that Indian can make their Indian Constitution by their own. Under Cabinet Mission Plan in 1946, election was held first time for the Constituent Assembly. Although Constituent Assembly election was indirect format of election, but first time election was held. Now we are moving towards the next section, द टाइमलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब डे बाय डे क्या क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम देखते हैं। ऑन द 6th of December 1947 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिसेस। इस बात को आप याद रखिएगा कि फ्रेंच में कैसे वहाँ के लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, वैसे ही हमने भी बनाई। नाउ नेक्स्ट मीटिंग हुई 9th of December 1946। इसको हम अपनी ऑफिशियली फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में, जिसको अभी हम पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग में सबसे पहले बोलने का यानी फर्स्ट पर्सन हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज J.B. कृपलानी। सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। मुस्लिम लीग जो थी, Muslim League boycotted the Constituent Assembly and demanded for the separate state for Muslims. उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट दी जानी चाहिए, जो उनकी लंबे समय से मांग थी कि एक पाकिस्तान होना चाहिए। अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन अभी हमने सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट 9 दिसंबर को बना लिया था, पर 2 दिन बाद मीटिंग हुई 11 दिसंबर को। उस दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज़ कर लिया गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और B.N. राव बिकम द
लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगली मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया, प्रेजेंट किया, जिसको हम आगे चल कर के इंडिया का प्रीएम्बल भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंडिया के प्रीएम्बल को हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि इतने लंबे, इतने बड़े, इतने हैवी, इतने बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से छोटे से कम शब्दों में समझाने की कोशिश की गई। 22 दिसंबर 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूनानिमसली यानी सारे लोगों ने, सब ने एक साथ मिलकर उसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट, जो हम आज नेशनल फ्लैग देखते हैं, वो 22 जुलाई ऑफ 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हम सभी जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उस दिन भी एक मीटिंग हुई थी। 29 अगस्त 1947 को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कमेटीज़ में आपको आगे बताऊंगा सारी कमेटीज़ के बारे में। उस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको तो हम सभी जानते हैं, बट उस कमेटी में इनके अलावा भी 6 मेंबर और थे। एक थे KM मुंशी, दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे गोपाल स्वामी आयंगर और पांचवे थे N माधवराव। बट पहले ओरिजिनली N माधवराव नहीं थे। N माधवराव की जगह थे BL मिटर। BL मिटर ने अपने उनकी इल हेल्थ के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण रिज़ाइन कर दिया था। उनकी जगह N माधवराव को ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा गया। एक व्यक्ति थे TT कृष्णमाचारी, जो कि 6th मेंबर थे। ये भी ओरिजिनली ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। ओरिजिनली इनकी जगह पे DP खेतान थे, बट 1948 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है और TT कृष्णमाचारी को मेंबर बनाया जाता है। इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग कमेटी 7 पर्सन्स की, यानी 6 मेंबर अलॉन्ग विद द चेयरमैन, बनाई गई। और ड्राफ्टिंग कमेटी को तो हम जानते हैं उसका कितना बड़ा योगदान है। नाउ नेक्स्ट मीटिंग हुई 16 जुलाई 1948 को। उस दिन VT कृष्णमाचारी को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी 2 वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास करके अडॉप्ट कर लिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका अडॉप्शन एक्सेप्ट कर लिया। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली लास्ट मीटिंग हुई और उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन एंड एक्सेप्ट कर लिया गया। 26 जनवरी 1950। इस दिन को हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। ये एक टाइमलाइन है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ वो बताती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमेटीज़। जब हम कमेटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो हमको पढ़ना है, देखना है, समझना है। बट मैं एक रफ आइडिया आपको दे दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 कमेटीज़ बनाई गई थी। उन 22 कमेटीज़ में से कुछ मेजर कमेटीज़ थी जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कमेटी थी कमेटी ऑन प्रोसीजरल रूल। क्या प्रोसीजर होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, उसके भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम जानते हैं वो प्रेसिडेंट भी थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे काम होगा, काम जो होगा उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा और क्या क्या स्टाफ होंगे, क्या नहीं होंगे, इसके चेयरमैन भी राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कमेटी ऑन क्रेडेंशियल के चेयरमैन बनाए गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, यानी हाउस कैसे होगा, क्या होगा, इसके बी पट्टाभी सीतारामैया। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये कमेटी कई बार पूछी जाती है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमेटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन GV महावलंकर। कमेटी ऑन स्टेट जवाहरलाल नेहरू, ये कमेटी भी कई बार पूछी जाती है। इस कमेटी को आप याद रखिएगा कि स्टेट की फंक्शनिंग या स्टेट के एक्सेप्टेंस के लिए जो कमेटी बनाई गई उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इस कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको भी आप याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई कमेटी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड 2 कमेटियाँ हैं, एक तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, एक उसकी भी एक सब कमेटी है जिसको हमने बोला सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। जो मेन कमेटी है उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बट सब कमेटी के चेयरमैन JB कृपलानी है, इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सब कमेटी ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम्स एंड एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, इसके बने गोपीनाथ बारदोलोई। सब कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया AV ठक्कर। कमेटी ऑन फेडरल पावर, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, इसके जवाहरलाल नेहरू। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एज वी नो दैट ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो मैंने आपको अभी बताया, उसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। लैंग्वेज कमेटी के बने मोतरू सत्यनारायण, इस कमेटी को भी आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी, वैसे तो 22 कमेटीज़ बनी, पर ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी, और जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टिक किया है, इस साइड पे, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम सारे लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट ड्राफ्टिंग कमेटी डिड द राइटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, but they did not propose the drafting committee they did not proposed any draft, they did not proposed constitution। जो कुछ निकल करके आता था उसको राइटिंग करने का काम है ड्राफ्टिंग कमेटी का था। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनमें से किस कमेटी में नहीं थे, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ इसको ऐड कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके मेंबर भी नहीं थे। टोटल मेंबरशिप के बारे में अब हम देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात उन्होंने रखी कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, होना चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है। जब उन्होंने ये बात कही तो उस समय ये देखा गया कि जो इलेक्शन से जो लोग आए वो 389 इन नंबर थे। 292 तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट थे, 93 मेंबर्स वर बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट, मतलब राजा रजवाड़ों के मेंबर थे। 4 मेंबर्स वर बिलोंग्स टू चीफ कमिश्नरेट्स ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से ये 4 मेंबर आए थे। 296 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 208 सीट जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। बट इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 299 मेंबर्स ही रह गए थे। ये चीज़ ध्यान देने की है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। लोग बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 years। approximately 3 years is also a correct answer, but to be very precise, Indian constitution took 2 years 11 month and 18 days to get completed। 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसको आप याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कई बार इनको पूछा जाता है 11 महीने को 10 महीने कर दिया जाता है, 18 दिन को 20 दिन कर दिया जाता है, ऐसे नंबर्स को चेंज करके पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको शुरू में बताई थी कि BN राव को लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ही प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ख़त्म हो गया, इनका लीगल एडवाइज़र का काम ख़त्म हो गया, तो BN राव को हेग, आपने सुना होगा द हेग, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है,
वहाँ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि हेग में है, वहाँ पे जज अपॉइंट कर दिया गया था। ये भी एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा ना। जीवी मावलंकर बिकेम द फर्स्ट स्पीकर व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक, मतलब 26 जनवरी 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हो गया, तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का पहला स्पीकर बनाया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्रिटिक्स। अब देखिए क्या है, इतनी बड़ी असेंबली बनी, इतने सारे लोगों ने उसमें काम किया, तो उसकी कुछ खामियां भी लोगों ने निकाली होंगी, कुछ कमियां निकाली होंगी। सबसे पहली कमी तो ये थी, लोगों का कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, विच इट वाज नॉट चूजन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी वोट के, डायरेक्ट वोट के माध्यम से नहीं चुनी गई। Constituent Assembly was elected through indirect form of election. The members, those who are elected by the Indian government, Indian people, these members elected the members of Constituent Assembly, जैसे कि हम राज्यसभा में चुनते हैं, इसीलिए हमने उनको बोला members of the state. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। लोगों का कहना था कि इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर तो कांग्रेस पार्टी के थे। अब इशू ये है कि कांग्रेस पार्टी उस समय की जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी। उनके लोग सबसे ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ चढ़ के देखते थे, काम करते थे, तो लोगों ने उनको चुन करके भेजा। राजीव धवन के बारे में हम सभी जानते हैं। राजीव धवन स्टेटेड दैट इंडियन पीपल डिड नॉट हैव many say in making of the constitution, which may had no choice but to accept. राजीव धवन का कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लोगों को बहुत कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत कुछ अपने कंट्रीब्यूशन देने का मौका नहीं मिला। बस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसको एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते समय लोग अपने सुझाव रख सके, अपने सजेशन वहाँ तक पहुँचा सके, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई थी। जो पहुँचा पाए उनने पहुँचाया भी। तो ये भी क्रिटिक था, कुछ हद तक हम उसको मान सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट क्लास ऑफ द हिंदू रिलीजन, यानी उनका कहना था कि जो अपर क्लास थी उनका नंबर ज़्यादा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो अब वो तो इनडायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन से चुन करके आए थे, तो इस पर क्या कह सकते। लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लिटरेरी एंड कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा का, बहुत ही लिटरेचर वाली भाषा का उपयोग किया गया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इस पूरे चैप्टर को आप बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट और इशू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ और नोट्स कैसे आप पा सकते हैं वो हम आगे आपको बता देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। हम अब अगले चैप्टर में मिलेंगे। बाय। सो गाइस, आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, प्रॉब्लम, इशू कुछ भी हो, हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज़ ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।